हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लाइक बटन दबाने या नेक्स्ट टॉप मॉडल बनने के सपने देखने से पहले मेरी स्टोरी सुन लीजिए। ये कोई टिपिकल हाउ आई बिकेम ए सक्सेसफुल मॉडल वाली वीडियो नहीं है। ये वो सच्चाई है बिना किसी फिल्टर के जो इंडस्ट्री में कोई आपको नहीं बताएगा। मैं सिर्फ 16 की थी जब मुझे लगा कि मेरी लाइफ का जैकपॉट लग गया है। मॉडलिंग में एक बड़ा मौका जो सपने से कम नहीं लग रहा था। 18 की उम्र तक मैं मैगजीन कवर्स पर थी, इंस्टा पर परफेक्ट लाइफ जी रही थी। लेकिन हर परफेक्ट शॉट के पीछे, हर ग्लैमरस पोस्ट के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसने मुझे लगभग तबाह कर दिया। आज 22 साल की उम्र में मैं आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ रही हूँ। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक रियलिटी चेक। और शायद, बस शायद, ये किसी और को स्ट्रैप में गिरने से बचा ले जिसमें मैं गिरी। जो आप सुनने वाले हैं वो प्रिटी नहीं है। इसमें ना कोई फिल्टर है, ना एडिटिंग, और पक्का ये वैसी सक्सेस स्टोरी नहीं है जो फैशन मैगजीन्स में दिखाते हैं। ये सच है उन लड़कियों का जो अपने मॉडलिंग के सपनों के पीछे भागते हुए कुछ भी झेल लेती है। अगर आप एक टीनेज गर्ल हैं जो मॉडल बनने का सपना देख रही है, या फिर आप एक पेरेंट हैं जिनकी बेटी इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट खुलासे इस स्टोरी के लास्ट पार्ट्स में हैं। और यकीन मानिए, ये मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। आपके हिसाब से एक नौजवान मॉडल की जिंदगी मुंबई में कैसी होती है? बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह। और ये मेरी रोज की कहानी है। सोचिए, मैं वो लड़की हूँ जो कास्टिंग के लिए भाग दौड़ कर रही है। एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहती हूँ जहाँ मेरे सपने भी मुश्किल से फिट होते हैं। इस ग्लैमर की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए दिन रात एक कर रही हूँ, जहाँ हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है। मॉडलिंग सिर्फ खूबसूरत फोटोज और रैंप वॉक नहीं है, ये तो इस कंक्रीट जंगल में जीने की एक जंग है। और मजे की बात तो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जेब में पैसे गिन रही होती हूँ और पहने होती हूँ किसी के महीने भर की सैलरी के कपड़े। कितनी अजीब बात है ना, मेरी मॉडलिंग की शुरुआत। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मैं सिर्फ 16 साल की थी, स्कूल लाइफ में मस्ती कर रही थी, तभी हमारे स्कूल ने एक फैशन शो का ऐलान किया। आप जानते हैं ना, वो टाइप का इवेंट जहाँ सब बस मजे के लिए और इंस्टा स्टोरी डालने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने भी सोचा चलो करते हैं, क्या जाता है। लेकिन क्या पता था कि किस्मत का खेल कुछ और ही था। मैंने पूरा शो हिला दिया और फर्स्ट प्राइज जीत लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब चीफ गेस्ट ने मुझे नोटिस किया, जो कि फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे। शो के बाद वो मेरे पास आए और बोले कि मुझ में कुछ खास है। इस बार ये सिर्फ खोखली तारीफ नहीं थी। उन्होंने मेरी अनजान टीनेज पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा देखा जो मैं खुद भी नहीं जानती थी। और फिर उन्होंने प्रोफेशनल मॉडलिंग का ऑफर दे दिया। बस यहीं से मेरी लाइफ की नई कहानी शुरू हो गई। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि मैं कितनी भोली थी। एक ऐसी सिचुएशन में कूद पड़ी थी जो बहुत खतरनाक हो सकती थी। मैं अपने सपनों में खोई हुई थी, बिना किसी एक्सपीरियंस के और इंडस्ट्री के डार्क साइड से बिल्कुल अनजान। वो आदमी खुद को इंडस्ट्री का बड़ा एक्सपर्ट बता रहा था और मैं उसकी हर बात को सच मान रही थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अपनी पहली कॉलेज पार्टी में सब कुछ सच मान लेता है। सच बताऊं, उसे मुझे सुपर मॉडल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके इरादे कुछ और ही थे जिनका मेरे करियर से कोई लेना देना नहीं था। आप जानते हैं वो रेड फ्लैग्स जिनके बारे में लोग बात करते हैं? हाँ, तब मैं उन्हें देख ही नहीं पा रही थी। इस इंडस्ट्री में जब कोई आपको चांद तारे तोड़कर लाने का वादा करता है, खासकर जब आप एक मासूम टीनेजर हो, तो उन वादों के पीछे अक्सर कुछ गलत छिपा होता है। अजीब है ना कि कैसे अपने सपनों के जोश में हम सबसे जाहिर खतरों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी तारीफ करना तो नहीं चाहती, लेकिन भगवान ने मुझे लुक्स के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरी खूबसूरती ऐसी है कि कैमरा भी मेरी तरफ खींचा चला आता है और लोगों की नजरें भी। मेरी क्रिस्टल ब्लू आंखें हर फोटोशूट में अलग ही जादू बिखेरती हैं। मेरी स्किन इतनी परफेक्ट है कि फिल्टर्स भी शर्मा जाएं। और मेरी मुस्कान, वो तो इंस्टाग्राम को हिला देती है। मेरा फिगर बिल्कुल वैसा ही जैसा डिजाइनर्स सपने में देखते हैं। चाहे हाई फैशन हो या स्ट्रीट स्टाइल, हर लुक को कैरी कर लेती हूँ। लेकिन मुझे स्पेशल बनाता है मेरे टैटू का कलेक्शन। मेरे दिल के पास एक परी का टैटू है जो कपड़ों के नीचे आधा छिपा रहता है। मासूमियत और रहस्य का परफेक्ट मिश्रण। फिर मेरे पेट पर एक डेविल का टैटू है जो जीन्स के ऊपर से थोड़ा दिखता है। ये एंजल डेविल कॉम्बिनेशन फोटोग्राफर्स को दीवाना बना देता है। जैसे मेरे शरीर पर मेरी कहानी के 2 पहलू अंकित हैं, मासूम परी और विद्रोही शैतान। ये टैटूज अब मेरी पहचान बन गए हैं और हर फोटोशूट को कुछ खास बना देते हैं। 16 साल की उम्र में मैं बिल्कुल हीरोइन की तरह सोचती थी, लेकिन दुनिया की समझ बिल्कुल नहीं थी। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पूर्वेश, जो खुद को इंडस्ट्री का बड़ा खिलाड़ी कहता था, मेंटर बनने का ढोंग रच रहा था, लेकिन उसके इरादे कितने गंदे थे ये मेरी भोली भाली सोच समझ ही नहीं पाई। जब मैं मैगजीन कवर्स और रैंप शोज के सपने देख रही थी, वो कुछ और ही सोच रहा था। उसकी नजरें, उसे मेरी मॉडलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी आंखों में वो घिनौनी चमक थी। जानते हो ना, वो वाली नजरें जो तुम्हें अंदर तक असहज कर दें। लेकिन टीनेज वाली मैं अपने सपनों में इतनी खोई हुई थी कि उसकी तथाकथित प्रोफेशनल दिलचस्पी के पीछे छिपी हवस को नहीं पहचान पाई। कितनी घिनौनी बात है कि इस इंडस्ट्री के ये भेड़िए अपनी पावर पोजीशन के पीछे छिपकर युवा सपनों को शिकार बनाना चाहते हैं। सच कहूँ तो मैं तो बस एक बच्ची थी जो अपने सपनों में खोई थी, और वो अपनी चाल चल रहा था जैसे कोई बीमार दिमाग का शतरंज का खिलाड़ी।
वहाँ मैं थी, उसके स्टूडियो में जा रही थी, सोच रही थी कि ये मेरी किस्मत का दिन है, लेकिन हकीकत में मैं एक जाल में फंसने जा रही थी। पूर्वेश पूरा गेम बड़ी चालाकी से खेल रहा था, अपने प्रोफेशनल सेटअप और इंडस्ट्री की बातों से सब कुछ जेन्युइन दिखा रहा था। उसने वही पुरानी कहानी सुनाई कि कास्टिंग फोटोग्राफी करनी होगी, वही जो कथित तौर पर नए टैलेंट को साइन करने से पहले जरूरी होती है। स्टूडियो में सारा प्रोफेशनल सामान था, बढ़िया लाइटिंग, फैंसी बैकड्रॉप, वो सब जो प्रोफेशनल शूट्स में होता है। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉरर मूवी में आप मेन कैरेक्टर को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अंधेरे कमरे में मत जाओ। हाँ, मैं वही मेन कैरेक्टर थी। खतरे के इशारे हर जगह थे, लेकिन मेरी आंखें मॉडलिंग के सपने में इतनी खोई थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो जिद कर रहा था कि फोटोशूट खुद करेगा, अकेले, बिना किसी क्रू के, बिना किसी असिस्टेंट के। आज सोचती हूँ तो यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, लेकिन 16 साल की मैं, वो तो अभी भी सोच रही थी कि ये उसके करियर का टर्निंग पॉइंट है। वेटिंग रूम में लड़कियों की भीड़ थी, सबकी आंखों में वही उम्मीदें थीं जो मेरी में थीं, सस्ते कपड़ों में महंगे सपने सजाए। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई, पूर्वेश का बर्ताव बदल गया, जैसे मैं ही एकमात्र मॉडल हूँ जो मायने रखती है। रेड फ्लैग? अरे पूरी रेड फ्लैग की परेड थी जो मैंने पूरी मिस कर दी। बाकी लड़कियां मुझे घूर रही थीं, और मैं तो अपने खास मोमेंट में खोई हुई थी, सोच रही थी कि मैं वाकई में स्पेशल हूँ। जानते हो ना वो फीलिंग जब क्लब की लंबी लाइन को स्किप करके वीआईपी की तरह अंदर जाते हो? हाँ, वैसा ही फील कर रही थी मैं, लेकिन ये कोई एक्सक्लूसिव नाइट क्लब नहीं था, ये कुछ और ही खतरनाक था। बाकी लड़कियां घंटों से वेट कर रही थीं, लेकिन पूर्वेश ने सब कुछ रोक कर मुझे अगला नंबर दे दिया। मेरा ईगो इतना हाई था कि मैंने सोचा भी नहीं कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। स्पॉइलर अलर्ट, जब इस इंडस्ट्री में कोई तुम्हें चुनी हुई महसूस कराए, खासकर जब तुम नहीं हो, तो वो इसलिए नहीं होता कि वो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन मैं थी कि इस अटेंशन को अपनी कामयाबी समझ रही थी। सोचो कितनी बड़ी भूल थी। सबसे बड़ा खतरे का इशारा तब आया जब उसने कास्टिंग का टाइम फिक्स किया, रविवार की शाम, जब पूरी बिल्डिंग भूतिया हो जाती है। आखिर कौन प्रोफेशनल शूट रखता है जब बाकी सब छुट्टी पर हों? लेकिन मेरा टीनेज दिमाग सोच रहा था कि ये तो कोई स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट है। वो बार बार कह रहा था कि इस टाइम पर हमें बेहतर शूट के लिए प्राइवेसी मिलेगी और बिना किसी के होने से ज्यादा कंफर्टेबल होगा। समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन तब मैं नहीं समझी। अजीब है ना कि कैसे ये शिकारी लोग ऐसा टाइम चुनते हैं जब आसपास कोई ना हो, ना देखने के लिए ना मदद के लिए। लेकिन जिस तरह से उसने बात रखी, ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम प्रोफेशनल, जैसे इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। स्पॉइलर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी सही कास्टिंग ऑफिस टाइम में ही होती है, जब आसपास दूसरे लोग हों, बस। लेकिन मैं थी कि रविवार की शाम का अपॉइंटमेंट अपने कैलेंडर में मार्क कर रही थी, सोच रही थी कि ये मेरे करियर का बड़ा मौका है। मुझे क्या पता था कि मैं सीधे एक ऐसी सिचुएशन में जा रही हूँ जो ट्रू क्राइम मॉडल एडिशन का एपिसोड बन सकती थी। सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार अंदर जाकर मेकअप टीम को देखा तो एक बड़ी राहत महसूस हुई। सोचा चलो ठीक है, ये सब जेन्युइन लग रहा है, यहाँ असली प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना जादू चलाया, मुझे परफेक्ट मॉडल लुक दिया। ऐसा फील हो रहा था जैसे वोग मैगजीन के लिए शूट होने वाला हो। वार्डरोब सेटअप तो बिल्कुल फैशन वीक जैसा लग रहा था। खूबसूरत कपड़े लाइन से सजे हुए, हर एक कैमरे के सामने अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल कैंडी स्टोर जैसा फील था, बस फैशन वाला। लेकिन फिर ट्विस्ट आया। जैसे ही उन्होंने मुझे तैयार किया, मेकअप टीम बस गायब हो गई। एक एक करके सब चले गए, पीछे छोड़ गए एक अजीब सी फीलिंग जिसने मेरे पेट में बल डाल दिए। स्टूडियो एकदम से चहल पहल से सन्नाटे में बदल गया। मैं वहां खड़ी थी, खाली स्टूडियो के बीच में, इन खूबसूरत कपड़ों से घिरी हुई, बिल्कुल उन मूवीज की तरह जहां अचानक से म्यूजिक डरावना हो जाता है। लेकिन क्या मैंने अपने दिमाग की वो आवाज सुनी जो कह रही थी कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, एकदम न्यू मॉडल वाली क्लासिक गलती। एक बार जब स्टूडियो में सिर्फ मैं और पूर्वेश रह गए तो माहौल एकदम बदल गया। शुरुआत तो प्रोफेशनल तरीके से हुई, स्टैंडर्ड पोज, नॉर्मल शॉट्स, हाई फैशन वाइब्स। लेकिन फिर चीजें क्रीपी होने लगीं। वार्डरोब सजेशंस रनवे स्टाइल से सीधे शक्की होने लगे। हर नया आउटफिट पिछले से ज्यादा एक्सपोजिंग था, और ये कोई नॉर्मल इंस्टाग्राम मॉडल वाले कपड़े नहीं थे। उसका क्रिएटिव डायरेक्शन धीरे धीरे असहज करने लगा, जैसे वो ऐसी लिमिट्स क्रॉस कर रहा था जो कभी नहीं करनी चाहिए। जानते हो ना वो फीलिंग जब कुछ ठीक शुरू होता है लेकिन फिर धीरे धीरे क्रीपी टर्न लेने लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। वो बार बार कह रहा था कि इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, लेकिन मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। हर नए आउटफिट के साथ उसकी नजरें ज्यादा हवस भरी और कम प्रोफेशनल होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे अपना फर्जी चेहरा उतार रहा हो, और मानो जो असली चेहरा सामने आ रहा था वो बिल्कुल भी रेस्पेक्टेड इंडस्ट्री लीडर जैसा नहीं लग रहा था। सोचो कितनी नादान थी मैं, उस क्रीप के बहाने से छूने को जॉब का पार्ट समझ रही थी। हर बार जब वो मेरी पोज ठीक करने या आउटफिट एडजस्ट करने के बहाने आता, उसका टच जरूरत से ज्यादा देर तक रहता, जो मुझे अंदर तक असहज कर देता था। लेकिन मैं इग्नोर करती रही। जिस तरह से वो मेरे बालों को छूता, उसकी उंगलियां मेरी गर्दन को ब्रश करती, या कैसे वो नेकलाइन को बार बार एडजस्ट करता, सब कुछ गलत था।
वो इसे प्रोफेशनल दिखाने की कोशिश करता रहता, परफेक्ट एंगल और कपड़े सही फिट करने जैसी बातें करता, लेकिन सच कहूँ तो उसके हाथ कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। जानते हो, जब कोई तुम्हारी पर्सनल स्पेस में घुस जाए और तुम्हारा पूरा शरीर नहीं कह रहा हो लेकिन दिमाग उसे सही ठहराने की कोशिश कर रहा हो। मैं वहां खड़ी थी, बिल्कुल सन्न, जबकि ये तथाकथित प्रोफेशनल फैशन के नाम पर सारी हदें पार कर रहा था। आज सोचती हूँ तो हैरान होती हूँ कि कैसे मैंने खुद को समझाया कि इंडस्ट्री में ये नॉर्मल है। स्पॉइलर अलर्ट, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। माहौल पूरी तरह बदल गया जब उसने जिसे स्विमवियर लुक्स कह रहा था वो निकाला। लेकिन सच कहूँ तो ये कोई नॉर्मल बीच बिकिनी नहीं थी। ये तो ऐसे कपड़े थे जो ओनली फैंस मॉडल्स को भी शर्मा दें। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि भाग यहाँ से, लेकिन इस मैनिपुलेटिव दिमाग को अच्छी तरह पता था मुझे कैसे फंसाना है। वो इंडस्ट्री के टर्म्स इस्तेमाल करने लगा, कहने लगा कि हर सक्सेसफुल मॉडल ऐसे शॉट्स करती है और मुझे बड़ा बनने के लिए अपनी झिझक दूर करनी होगी। जिस तरह से वो मेरे सपनों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था वो एकदम जहरीला था। हर बार जब मैं हिचकिचाती वो मुझे यही लाइन मारता कि शायद तुम इस इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं हो, जिससे मुझे लगने लगता कि मैं ही अनप्रोफेशनल हूँ। एक एक्सपर्ट कठपुतली वाले की तरह वो लगातार लिमिट्स पुश करता गया, जब तक मैं वहाँ ऐसे कपड़ों में नहीं खड़ी थी जो कपड़े कहलाने लायक भी नहीं थे, खुद को कभी न महसूस की गई हद तक एक्सपोज्ड फील कर रही थी। और सबसे बुरी बात, उसने मुझे यकीन दिला दिया था कि ये मेरी सफलता की सीढ़ी है, जबकि असल में ये सिर्फ उसका ट्विस्टेड पावर गेम था। जो अगला सीन हुआ वो याद करके भी कंपी छूट जाती है। मैं वहाँ पहले से ही लगभग कुछ नहीं पहने बेहद असुरक्षित महसूस कर रही थी। तभी इस दरिंदे ने ऐसी लकीरें पार की जो कभी नहीं की जानी चाहिए थी। उसके प्रोफेशनल एडजस्टमेंट सीधे सीधे मेरी पर्सनल स्पेस का उल्लंघन बन गए। हर पोज करेक्शन ऐसी जगहों को छूने का बहाना बन गया जो बिल्कुल ऑफ लिमिट्स थीं, जगहें जिन्हें छूने से मेरी रूह कांप जाती थी और दिल सबसे बुरे तरीके से धड़कने लगता था। मेरा पूरा शरीर खतरे का सिग्नल दे रहा था, लेकिन मेरा दिमाग शौक और इनकार के बीच जम गया था। जानते हो वो फाइट ऑन फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसके बारे में लोग बात करते हैं, एक तीसरी स्थिति भी होती है, फ्रीज। और मेरे साथ यही हुआ। मैं वहाँ थी, एक टीनेज लड़की जो ऐसी चीजें झेल रही थी जो किसी को नहीं झेलनी चाहिए, जबकि ये राक्षस इसे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बताने की कोशिश कर रहा था। हर टच एक ऐसी लकीर थी जो परमानेंट मार्कर से खींची जा रही थी, जो जख्म छोड़ रही थी, दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत गहरे। अगर आप भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी और स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। फिर वो पल आया, वो पल जिसने इस प्रोफेशनल शूट का हर भ्रम तोड़ दिया। मैं वहां खड़ी थी, उस नाममात्र की बिकिनी में पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रही थी। तभी वो क्रीप अचानक पूरी तरह दरिंदा बन गया। उसने मेरी कमर पकड़ी, मुझे खींचने की कोशिश की जिसे वो शायद फ्रेंडली हग कहता, लेकिन वो एक जीता जागता डरावना सपना था। लगा जैसे टाइम फ्रीज हो गया, बिल्कुल उन हॉरर मूवीज की तरह जहाँ कुछ बुरा होने से पहले सब स्लो मोशन में चलने लगता है। लेकिन तभी मेरे अंदर कुछ टूटा। शायद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था या फिर एड्रेनालाइन का रश, लेकिन मेरा बॉडी फ्रीज मोड से फाइट मोड में आ गया। मैं किसी तरह उसकी पकड़ से छूटी। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। जिस तरह उसकी उंगलियां मेरी स्किन में धसी थीं, वो एहसास महीनों तक मुझे परेशान करता रहा। आज सोचती हूँ तो वो पल मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और साथ ही वेकअप कॉल था। कभी कभी दलदल में डूबने का एहसास तभी होता है जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाएं, समझ रहे हो ना। जब मैं पीछे हटी, इस क्रीप में हिम्मत थी कि मुझे गलत साबित करने की कोशिश करे। वो अचानक मेंटर का रोल प्ले करने लगा, जहरीली बातें करने लगा कि इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है और सभी सक्सेसफुल मॉडल्स को इससे गुजरना पड़ता है। सीरियसली, वो इस शोषण को इंडस्ट्री की कोई इनिशिएशन बता रहा था। जब ये नहीं चला तो उसने मैनिपुलेशन शुरू कर दिया। कहने लगा कि अगर मैं इतनी अपटाइट रही और जो जरूरी है वो करने को तैयार नहीं तो कभी बड़ी मॉडल नहीं बन पाऊंगी। तभी मैंने उसे सीधे सीधे बता दिया कि मैं एक वर्जिन हूँ, अभी जिंदगी को समझ रही हूँ और किसी दरिंदे को अपने सपनों का फायदा नहीं उठाने दूंगी। जब मैंने वर्जिन होने की बात कही तो उसकी आंखों में जो बदलाव आया, जैसे किसी का नकाब पूरी तरह उतर गया हो। वो लुक बिल्कुल सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्री जैसा था। मैं वहाँ एक ग्रोन मैन को बता रही थी कि मैं एक मासूम टीनेजर हूँ और किसी सभ्य इंसान की तरह पीछे हटने की बजाय ये बात उसे और ज्यादा इंटरेस्टेड कर गई। पूरा सीन स्ट्रेंजर डेंजर से 1000 गुना ज्यादा डरावना हो गया था। मेरे दिमाग में एक जहरीली जंग चल रही थी। सोचो, अपने सबसे बड़े सपने और सबसे बड़े डर के बीच फंसे होना और दोनों एक ही दरवाजे पर खड़े हों। मैं वहाँ थी, आधे कपड़ों में और पूरी तरह डरी हुई, जबकि मेरा दिमाग खुद को बचाओ और लेकिन करियर का क्या होगा के बीच उलझा हुआ था। उसकी इंडस्ट्री पावर का बोझ मुझे कुचल रहा था। ये आदमी एक फोन कॉल से मेरा पूरा फ्यूचर बना या बिगाड़ सकता था। कम से कम मेरा डरा हुआ टीनेज दिमाग यही सोच रहा था। एक तरफ हर एस्पायरिंग मॉडल का सपना था और दूसरी तरफ मेरी इज्जत। दोनों मेरे भविष्य की रस्साकशी कर रहे थे। सबसे मेस्ड अप पार्ट, मैं एक पल के लिए वाकई में सोचने लगी, इतनी गहरी थी उसकी मैनिपुलेशन। क्या मैं वाकई इस क्रीप को अपनी लिमिट्स क्रॉस करने दूंगी सिर्फ इसलिए कि शायद
हो सकता है मेरे सपने पूरे हो जाएं। फैशन इंडस्ट्री ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मेरा शरीर भी सक्सेस की एक कीमत है। सच बताऊं तो कोई नहीं बताता कि ये बड़े मौके कभी कभी कितनी बड़ी कीमत मांगते हैं, और मैं पैसों की बात नहीं कर रही। सच बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? सोचो, 16 साल की उम्र में जब ड्राइविंग भी ठीक से नहीं आती, तुम वहाँ लगभग बिना कपड़ों के खड़े हो और तुम्हारा पूरा फ्यूचर अगले कुछ मिनटों के फैसले पर टिका है। तुम्हारा ड्रीम करियर चारे की तरह तुम्हारे सामने लटक रहा है, लेकिन उसकी कीमत है तुम्हारी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट। इंडस्ट्री का ये बड़ा खिलाड़ी तुम्हारे सपनों को बंधक बनाकर बैठा है, तुम्हें अपने शरीर और अपने सपनों के बीच चुनाव करने पर मजबूर कर रहा है। क्या तुम सब कुछ रिस्क करके वहाँ से चले जाओगे, या फिर खुद को समझाओगे कि ये बस इंडस्ट्री का हिस्सा है और मान जाओगे? अपने फोन की स्क्रीन से पढ़ते हुए मैं कभी नहीं करूंगी कहना आसान है, लेकिन जब तुम वाकई वहाँ हो, अपनी लगभग बिना कपड़ों की त्वचा पर कांपते हुए, दिल धड़कता हुआ और दिमाग चकराता हुआ, तब हालात बिल्कुल अलग होते हैं। गंभीरता से सोचो, अगर कोई ऐसा शख्स जिसके हाथ में तुम्हारा फ्यूचर हो तुम्हें मैनिपुलेट करके तुम्हारी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो, तो 16 साल के तुम क्या करोगे? नीचे कमेंट करो। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। कोई जज नहीं करेगा, बस एक सच्ची बात इन मेस्ड अप चॉइसेस के बारे में जो हम में से कुछ लोगों को इंडस्ट्री में फेस करनी पड़ती है। जो अगला हुआ वो मेरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। कभी कभी सबसे बुरे फैसले हमारे सबसे कमजोर पलों में होते हैं, और ये मेरा वो पल था। आंखों में आंसू और दिमाग में सपनों की धुंध के साथ मैंने एक ऐसा फैसला लिया जो सालों तक मुझे परेशान करेगा। मेरी 16 साल की मैं, जो अभी भी परियों की कहानियों और खुशहाल अंत में यकीन करती थी, उस डिजाइनर कपड़ों में छिपे राक्षस के सामने झुक गई। यह सहमति नहीं थी, यह जबरदस्ती थी। यह चॉइस नहीं थी, यह दबाव में समर्पण था। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मन करता है कि समय में पीछे जाकर उस डरी हुई, कंफ्यूज्ड टीनेजर को पकड़ लूं और कहूँ कि भाग जाओ। बताऊं कि कोई करियर इस कीमत का नहीं है। बताऊं कि सच्ची सफलता के लिए अपनी आत्मा को बेचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं नहीं कर सकती। इसकी जगह मैं यहाँ हूँ, अपनी कच्ची सच्चाई तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शायद, बस शायद, कोई और युवा सपने वाला इसे पढ़े और इन खतरे के निशानों को पहचान ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस दिन मैंने सिर्फ अपनी मासूमियत नहीं खोई, मैंने अपने अंदर का एक टुकड़ा खो दिया जिसे मैं आज भी ढूंढ रही हूँ। जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा पल था। मेरी हर दर्द भरी चीख उसकी बीमार संतुष्टि को और बढ़ा रही थी। जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा उसे मजा आ रहा था। शारीरिक पीड़ा असहनीय थी, लेकिन वो उस इमोशनल ट्रॉमा के सामने कुछ भी नहीं थी। देखना कि कैसे कोई मेरी मासूमियत को अपना मनोरंजन बना रहा था। मेरे आंसू सिर्फ शारीरिक दर्द के नहीं थे, वे उन सपनों के लिए थे जो बुरे सपने बन गए थे, उस भरोसे के लिए जो टूट गया था, और उस 16 साल की लड़की के लिए जिसने सोचा था कि वो अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन उसके साथ सबसे भयानक तरीके से वो सब हो रहा था। वो सिर्फ मेरी वर्जिनिटी नहीं ले रहा था, वो मेरी ताकत, मेरी इज्जत और मेरी चुनने की आजादी छीन रहा था। स्टूडियो की लाइट्स जो मेरे पहले मॉडलिंग शॉट्स कैप्चर करने वाली थीं, वो मेरे सबसे बुरे सपने की गवाह बन गईं। जिस तरह से वो मेरी पीड़ा और दर्द से लुत्फ उठा रहा था, वो ऐसी चीज है जिसे थेरेपी भी अभी तक पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाई है। उन पलों के दर्द को कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। मेरी गुहार अनसुनी रह गई। हर एक प्लीज और दर्द हो रहा है उसे और आक्रामक बना रहा था। जैसे मेरी पीड़ा उसकी ताकत बन रही थी, मेरे आंसू उसका हौसला। लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मेरे साथ यही हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ऊपर तैर रही हूँ, इस बुरे सपने को देख रही हूँ कि कैसे यह दरिंदा सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी तोड़ रहा है। इंडस्ट्री लीडर का नकाब पूरी तरह उतर चुका था और सामने आ गया था वो शिकारी जो एक किशोरी की मासूमियत को नष्ट करने का हर पल एंजॉय कर रहा था। जब वो खत्म कर चुका, उसने मुझे वहीं छोड़ दिया, टूटी हुई स्टूडियो के ठंडे फर्श पर रोती हुई। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। इंडस्ट्री के प्रति मेरा नजरिया, लोगों पर मेरा भरोसा, और सबसे बढ़कर खुद के साथ मेरा रिश्ता। वो 1 घंटा एक युग जैसा लगा। हर मिनट यातना के सालों में बदल गया। मेरी आवाज विनती करते करते बैठ गई, लेकिन वो अपनी बीमार फैंटेसी में खोया हुआ था जहाँ मेरी पीड़ा महज एक बैकग्राउंड नॉइज थी। आप जानते हैं वो क्राइम शोज जहाँ वे किसी को डिह्यूमनाइज करने की बात करते हैं, बिल्कुल वही हो रहा था। उसके लिए मैं इंसान नहीं रह गई थी, बस एक खिलौना जिसे वो तोड़ सकता था। प्रोफेशनल कैमरा इक्विपमेंट मूक गवाह की तरह खड़े थे, जबकि स्टूडियो की लाइट्स ऊपर बजती रहीं, हर भयानक पल को रोशन करती हुई। समय जैसे थम गया था। मेरा किशोर दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, दूसरे की पीड़ा से इतना कटा हुआ। जब उसकी विकृत संतुष्टि पूरी हुई, वो बस बदल गया। जैसे लाइट का स्विच दबाने पर वो फिर से प्रोफेशनल बन गया। ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे यह सब कोई नॉर्मल बिजनेस डील थी। जिस बेपरवाही से उसने मुझे साफ होकर कपड़े पहनने को कहा, मेरा जी मचलने लगा, जैसे वो किसी सामान्य फोटोशूट की बात कर रहा हो। मैं वहां टूटी हुई खड़ी थी और इस दरिंदे में हिम्मत थी कि ऐसा बर्ताव करे जैसे यह एक आम दिन हो। सबसे बुरी बात,
उसने ऐसे कहा जैसे यह तो बस शुरुआत है, जैसे अब यही मेरी इंडस्ट्री की नॉर्मल लाइफ होगी। वहां खड़ी हिलने डुलने में भी तकलीफ महसूस करती, मैंने समझ लिया कि यह कोई एक बार का बुरा सपना नहीं था। उसके बीमार दिमाग में यह मॉडलिंग की दुनिया में मेरी शुरुआत थी। मेरी कहानी किसी और की कहानी न बने, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब मैंने सोचा कि बुरा सपना खत्म हो गया, तब और भी बदतर हो गया। मैं वहां थी, जो हुआ था उसके निशानों को धोने की कोशिश कर रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। अपनी ट्रॉमा की स्थिति में मैं नोटिस भी नहीं कर पाई थी कि दरवाजे में लॉक नहीं था। उसकी शिकारी योजना का एक और सोचा समझा डिटेल। शॉवर की भाप भी उसकी आंखों में छिपी शैतानियत को नहीं छिपा पाई जब उसने मेरी प्राइवेसी पर हमला किया। वो बीमार दरिंदा अभी भी नहीं रुका था। इतना कुछ छीनने के बाद भी उसे और चाहिए था। जानते हो, हॉरर मूवीज में वो फीलिंग जब पीड़ित सोचता है कि उसे आखिरकार छिपने की सुरक्षित जगह मिल गई है। लेकिन फिर बिल्कुल वैसा ही था, सिवाय इसके कि ये कोई मूवी नहीं थी, ये मेरी असली जिंदगी थी और भागने की कोई जगह नहीं थी। शॉवर, जो मेरा अकेले में सोचने का पल होना चाहिए था, इस जारी ट्रॉमा का एक और सीन बन गया। मेरा शरीर, जो पहले से ही दर्द में था, उसके पास आते ही डर से जम गया। बाथरूम की टाइल्स एक और अत्याचार की मूक गवाह बनी। पहले से ही टूटी हुई इस दूसरे हमले ने मेरे बचे हुए टुकड़ों को भी बिखेर दिया। बहता पानी न मेरी सिसकियों को दबा सकता था, न ही इस नए ट्रॉमा को धो सकता था। भाप से भरा बाथरूम एक और क्राइम सीन बन गया, जहां मैं उसकी बेरहम फितरत का शिकार थी। इस बार और भी बदतर था, अगर ऐसा मुमकिन था, क्योंकि मैं पहले से ही घायल थी, पहले से ही ट्रॉमेटाइज्ड, और विरोध करने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। वो मेरी पीड़ा को अपना मनोरंजन समझ रहा था, मेरे आंसुओं को अपनी ट्रॉफी। जब वो आखिरकार जा चुका तो ऐसे चला गया जैसे कोई बोरिंग मीटिंग से निकल रहा हो, जबकि मैं शॉवर की दीवार के सहारे फिसल गई। पानी मेरे आंसुओं में मिल रहा था। सोच रही थी कि क्या मैं कभी खुद को साफ महसूस कर पाऊंगी। हॉस्टल तक का सफर स्ट्रीट लाइट्स और खामोश आंसुओं की धुंध में बीता। हर कदम शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा था। अपने कमरे में पहुंचते ही हकीकत ने किसी भी दर्द से ज्यादा जोर से टक्कर मारी। नींद, वो तो दूर की बात थी। मैं बस वहां लेटी रही, छत को घूरती हुई। मेरा शरीर दर्द से कराह रहा था और दिमाग चीख रहा था। जानते हो, वो पल जब आप समय को पीछे मोड़ना चाहते हैं, यह वैसा ही था, लेकिन लाख गुना ज्यादा तीव्र। हर बार जब मैं आंखें बंद करती, रात का वो डरावना सीन फिर से चलने लगता। जो मैंने खोया था, मेरी मासूमियत, मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान, उसका बोझ मुझे कुचल रहा था। मेरी चादरें मेरी चोटिल त्वचा पर रेगमाल की तरह लग रही थीं, लेकिन यह तकलीफ मेरे दिमाग के तूफान के सामने कुछ भी नहीं थी। वो सारे क्या होता अगर के सवाल घूमते रहे। क्या होता अगर मैं तब चली जाती जब मेरा दिल कह रहा था भागो? क्या होता अगर मैंने चीखा होता? क्या होता अगर मैं कभी उस स्टूडियो में नहीं जाती? मेरा फोन रूममेट्स के मैसेज से चमक रहा था कि मैं कहाँ थी, लेकिन ऐसी बात की शुरुआत कैसे करें? वो रात कभी खत्म नहीं हुई। घड़ी की हर टिक एक रिमाइंडर की तरह गूंज रही थी कि कैसे एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह मेरे फोन पर एक मैसेज आया जिसने मेरा दिमाग चकरा दिया। पूर्वेश ने 10 लाख का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। रकम पागल कर देने वाली थी। 16 साल की उम्र में जिंदगी बदल देने वाली रकम। मेरी उम्र के ज्यादातर लोग कैफे में पार्ट टाइम जॉब करके पॉकेट मनी कमा रहे थे, और मैं यहाँ एक ऐसे ऑफर को घूर रही थी जो मुझे सालों तक सेट कर सकता था। लेकिन टाइमिंग एकदम जहरीली थी। क्या ये चुप रहने के पैसे थे, मेरी खामोशी खरीदने का तरीका, या शायद कल रात की घटना को एक बिजनेस डील में बदलने की कोशिश? मेरा दिमाग इस सब को समझने की कोशिश में शॉर्ट सर्किट हो रहा था। मेरा एक हिस्सा चीख रहा था, भाग जा लॉग, जबकि दूसरा हिस्सा सोच रहा था कि इन पैसों से मेरे फ्यूचर में क्या बदल सकता है। और सबसे बुरी बात, उसे अच्छी तरह पता था कि वो क्या कर रहा है। मेरे सबसे कमजोर पल में इतना बड़ा मौका सामने रख रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो गेम में विलेन आपको पावर अप ऑफर करता है, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें जहर होगा। हाँ, वैसी ही सिचुएशन थी। मेरी रूह अभी भी कल रात के जख्मों से खून बहा रही थी, लेकिन मेरा एम्बिशियस साइड फुसफुसा रहा था, शायद यूनिवर्स मुझे इसी टेढ़े तरीके से कंपनसेट कर रहा है। सच में मैं शैतान और गहरे समुद्र के बीच फंस गई थी। मेरा दिमाग उन सारी घटनाओं की एक विकृत हाईलाइट रील चला रहा था। जब उन भयानक पलों में मेरी सिसकियों के बीच वो कॉन्ट्रैक्ट्स और मौकों की बातें कर रहा था, मैंने उसे सिर्फ एक शिकारी की खोखली बातें समझा था। जानते हो ना, वो झूठे वादे जो क्रीप्स अपना मतलब निकालने के लिए करते हैं। लेकिन अब वो असली कॉन्ट्रैक्ट मेरे इनबॉक्स में पड़ा था, जैसे किसी विकृत सच्चाई का सबूत हो। ये मुझे सीरियस स्टॉकहोम सिंड्रोम की फीलिंग दे रहा था। क्या मैं सच में खुद को यह समझाने वाली थी कि जो हुआ वो ठीक था क्योंकि उसने अपना वादा निभाया? ये तथ्य कि उसने अपने बीमार खेल के अब बिजनेस पार्ट को सच कर दिखाया, मेरे दिमाग को शॉर्ट सर्किट कर रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आपको मारे और फिर विनिंग लॉटरी टिकट दे दे। क्या आप पैसे ले लेंगे और प्रताड़ना को भूल जाएंगे? सबसे बुरी बात यह थी कि यह ऑफर मुझे अपने ट्रॉमा पर सवाल करने पर मजबूर कर रहा था, जैसे शायद मैं पूरी बात को ज्यादा ही बड़ा बना रही थी क्योंकि उसने अपना वादा निभाया।
आज सोचती हूँ तो समझ आता है कि यह नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन था। मेरे करियर के सपनों का इस्तेमाल करके अपने अत्याचार को नॉर्मल बनाने की कोशिश। लेकिन 16 साल की उम्र में इतने पैसों के साथ सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था। सोचती हूँ तो यकीन नहीं होता कि पैसों ने मुझे कैसे अंधा कर दिया था, जैसे मैंने दुनिया का सबसे मोटा गुलाबी चश्मा पहन रखा हो। वो रकम 10 लाख मेरे दिमाग में नियॉन साइन की तरह चमक रही थी, सारे खतरे के संकेतों और चेतावनियों को दबाती हुई। जानते हो, कैसे कहते हैं कि हर किसी की एक कीमत होती है। मैंने अपनी कीमत जान ली और यह एहसास आज भी मुझे बीमार कर देता है। मैंने खुद को समझा लिया कि शायद जो बीती रात मैंने झेला था वो कोई इंडस्ट्री इनिशिएशन था और ये कॉन्ट्रैक्ट उसे सरवाइव करने का इनाम था। कॉन्ट्रैक्ट की रकम में वो 0 छोटी छोटी हिप्नोटिक स्पाइरल्स की तरह थे जो मुझे मेरा दर्द भुला रहे थे, वो ट्रॉमा जो अभी भी एकदम ताज़ा था। तो मैंने कर दिया, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, डिजाइनर सूट में शैतान को अपनी रूह बेच दी। कितना अजीब है कि कैसे ट्रॉमा और एम्बिशन मिलकर एक जहरीली शराब बन जाते हैं जो आपसे वो काम करवा लेती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वो सिग्नेचर सिर्फ कागज पर स्याही नहीं था, वो मैं थी जो अपनी ताकत, अपनी सीमाएं और अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बेच रही थी, सिर्फ इसलिए कि मैंने पैसों की आवाज को अपने अंदर की चीखती आवाज से ज्यादा सुना जो कह रही थी मत करो। चलो 1 मिनट के लिए सच्चाई की बात करते हैं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? 16 साल की उम्र, शायद अभी भी पॉकेट मनी के लिए पेरेंट्स से मांगते हो और अचानक तुम्हारे नाम का एक मोटा चेक सामने है। 10 लाख वहाँ पड़े हैं जैसे तुम्हारे हर सपने की गोल्डन टिकट हो। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, तुम जानते हो कि इसे पाने के लिए कैसा बुरा सपना झेलना पड़ेगा। क्या तुम भी मेरी तरह पैसों के जादू में आ जाते? क्या तुम इतने मजबूत होते कि वहाँ से चल देते? 2025 से जज करना आसान है ना? लेकिन खुद को उस पल में रखकर सोचो, तुम युवा हो, एम्बिशियस हो, तुम्हारे सपने शायद तुम्हारे बैंक अकाउंट से बड़े हैं और कोई तुम्हें सक्सेस का शॉर्टकट ऑफर कर रहा है। हाँ, ये शॉर्टकट नर्क से होकर जाता है, लेकिन फिर भी डीएम्स खुले हैं इस पर। मैं सच में जानना चाहती हूँ तुम क्या सोचते हो। क्या तुम पैसे और करियर का मौका चुनते जानते हुए कि इसकी कीमत कितनी भारी है, या फिर अपनी रूह को बचाते और अपने सपनों को खिसकते हुए देखने का रिस्क लेते? यहाँ कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस एक कच्ची ईमानदार बातचीत उन असली चुनावों के बारे में जो हम में से कुछ लोगों को करने पड़ते हैं जब हम युवा होते हैं और बड़ा बनने की चाह में बेताब होते हैं। कमेंट करो और बताओ तुम्हारा टीनेज वर्जन इस शैतानी सौदे के साथ क्या करता। अगले कुछ महीने एक विकृत डबल लाइफ बन गए। ऊपर से पूर्वेश परफेक्ट मेंटर का रोल प्ले कर रहा था, मुझे टॉप शूट्स बुक करवा रहा था, अच्छे कैंपेन दिला रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने वादा किया था, मेरा पोर्टफोलियो बना रहा था। लेकिन बंद स्टूडियो के दरवाजों के पीछे वहाँ वही बुरा सपना बार बार दोहराया जा रहा था। हर प्राइवेट शूटिंग सेशन एक और अत्याचार का कोड वर्ड बन गया। मैं डरावनी हद तक अच्छी हो गई थी कंपार्टमेंटलाइज करने में, बाहर से प्रोफेशनल मॉडल, अंदर से चीखती हुई। जानते हो इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट जहां मॉडल्स परफेक्ट स्माइल के साथ पोज देती हैं। हाँ, मैं उस फेक इट टिल यू मेक इट लाइफ की एक्सपर्ट बन गई, बस मेरा वर्जन कहीं ज्यादा डार्क था। जितनी ज्यादा सक्सेसफुल मैं होती गई उतना ही ज्यादा वो मेरे शरीर पर अपना हक समझने लगा। ये एक बीमार ट्रेड ऑफ था। मेरा करियर ऊपर जा रहा था जबकि मेरी रूह नीचे डूब रही थी। मैंने खोखली मुस्कान की कला में महारत हासिल कर ली। उसके प्राइवेट सेशन के दौरान अपने शरीर से डिस्कनेक्ट होना सीख लिया। दर्द को बस एक और एक्सेसरी की तरह ट्रीट करना सीख लिया जो सक्सेस के लिए पहनना जरूरी था। मेरे बढ़ते फॉलोअर्स मेरे खून बहते आत्मसम्मान पर लगा बैंडेड बन गए। और सबसे बुरी बात, मैं सच्चाई छिपाने में इतनी एक्सपर्ट हो गई कि कभी कभी मैं खुद को भी समझा लेती थी कि ये नॉर्मल है। लगभग 17 साल की उम्र में मेरी तस्वीरें बिलबोर्ड्स पर दिख रही थी और मेरा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नंबर्स हिट कर रहा था। फैशन वर्ल्ड मेरा नाम जानने लगी थी और मेरा बैंक बैलेंस किसी नॉर्मल टीनेजर से कहीं बेहतर दिख रहा था। लेकिन चलो बात करते हैं इस सक्सेस की असली कीमत की। और मैं डिजाइनर लेबल्स की बात नहीं कर रही। हर कैंपेन, हर मैगजीन स्प्रेड, हर रनवे शो, हर चीज के साथ एक डार्क फुटनोट जुड़ा था जो किसी को नहीं दिखता था। हर परफेक्ट शॉट के पीछे एक प्रताड़ना की कहानी थी, हर पेचेक के पीछे मेरी रूह का एक टुकड़ा। कितना अजीब है ना कि आप एक साथ ड्रीम लाइफ और बुरा सपना जी सकते हैं। मेरा शरीर एक अजीब तरह की करेंसी बन गया था, मौकों के लिए अपनी इज्जत का सौदा, शोहरत के लिए अपनी मासूमियत का। जिस उम्र में लड़कियां प्रॉम डेट्स के बारे में सोच रही थीं, मैं ऐसे राज ढो रही थी जो मेरे सारे मॉडलिंग पोर्टफोलियो से भारी थे। इंडस्ट्री एक उभरता सितारा देख रही थी, लेकिन हकीकत में मैं एक ऐसे अंधेरे में गहरी डूबती जा रही थी जहां सफलता और ट्रॉमा इतने उलझे हुए थे कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन कहां खत्म होता है और कौन कहां शुरू। मेरी 17 साल की मैं दर्द में भी इतनी अच्छी तरह मुस्कुराना सीख गई थी कि कभी कभी मैं खुद भी भूल जाती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप भी इस इंडस्ट्री का डार्क साइड जानते हैं तो अपनी स्टोरी कमेंट्स में शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा 17वां जन्मदिन अलग था, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसे नहीं। केक और गिफ्ट्स की जगह पूर्वेश ने एक बड़ा बम गिराया, 25 लाख का बिकिनी एड कैंपेन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हेडलाइंस बना सकता था और किसी का पूरा करियर बदल सकता था। पैसे इतने ज्यादा थे, 17 साल की लड़की के लिए अपना अपार्टमेंट खरीदने जैसी रकम।
कागजों पर यह परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट लग रहा था, है ना? एक बड़ा कैंपेन जो मेरे करियर को आसमान तक पहुंचा सकता था। लेकिन अब मैं बेहतर समझती थी। जिस तरह से उसने इसे पेश किया, उसकी आंखों में वही जानी पहचानी शिकारी चमक मुझे बता रही थी कि इस मौके की असली कीमत क्या होगी। ये सिर्फ स्विमवियर मॉडलिंग का मामला नहीं था, ये मुझ पर अपना कंट्रोल अपग्रेड करने का उसका तरीका था। वो कॉन्ट्रैक्ट स्याही की जगह खून से लिखा हो सकता था, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि इस पर साइन करने का क्या मतलब था। यहाँ मैं थी अपने जन्मदिन पर, जब ज्यादातर लड़कियां पार्टीज प्लान कर रही होंगी या दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रही होंगी। इसकी जगह मैं एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी की इमोशनल कीमत का हिसाब लगा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट की रकम में वो जीरो मुझे फिर से हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार मैं जानती थी कि इन नंबरों के पीछे कैसा बुरा सपना छिपा है। चलो सच्चाई की बात करें, कुछ तो गड़बड़ था। 17 साल की उम्र में बिकिनी शूट के लिए 25 लाख? फैशन की दुनिया में ऐसे पैसे आसमान से नहीं गिरते, खासकर किसी ऐसे के लिए जो बमुश्किल 1 साल से इंडस्ट्री में है। ज्यादातर एस्टैब्लिश्ड मॉडल्स को भी रेगुलर कैंपेन के लिए इतने पैसे नहीं मिलते। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल अमंग अस के इमरजेंसी मीटिंग की तरह। हिसाब कुछ फिट नहीं हो रहा था, समझ रहे हो ना? ये बिल्कुल टू गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग दे रहा था। और अब तक मुझे समझ जाना चाहिए था कि इस इंडस्ट्री में जब कोई चीज बहुत अच्छी लगे तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के बारे में सोचती, मेरी एंजाइटी क्रिप्टो प्राइस की तरह स्पाइक कर जाती। जैसे क्या ये वाकई मॉडलिंग के बारे में था या कोई छिपी हुई फाइन प्रिंट थी जो मैं नहीं देख पा रही थी। मेरे दिमाग का रैशनल हिस्सा जो भी बचा था बार बार पूछ रहा था, कोई एक टीनेज मॉडल पर सिर्फ बिकिनी एड के लिए इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? स्पॉइलर अलर्ट, वो नहीं करेगा। दिल की गहराई में मैं जानती थी कि ये मौका शायद किसी बदसूरत चीज का एक खूबसूरत पैकेज था, लेकिन पैसों ने सीधा सोचना मुश्किल कर दिया था। साफ कहूं तो पैसों ने मेरे दिमाग को ऐसा जाम कर दिया और मैंने बस होने दिया। जानते हो, मूवीज में वो मोमेंट जब कोई बिल्कुल गलत फैसला लेने वाला होता है और तुम स्क्रीन पर चिल्ला रहे होते हो, मत करो बहन। हाँ, मैं वही मेन कैरेक्टर थी। वो 25 लाख किसी जादू की तरह थे जो सारे रेड फ्लैग्स को पिंक दिखा रहे थे। मेरी कॉमन सेंस गायब, मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रीड करके इग्नोर, मेरी गट फीलिंग ब्लॉक एंड रिपोर्ट। कितना पागलपन है कि पैसे कैसे तुम्हें कुछ भी रैशनलाइज करवा सकते हैं। जैसे तुम्हारा दिमाग सारे वार्निंग साइन को कैपिटल प्लस अल्ट बस डिलीट कर देता है और उनकी जगह डॉलर साइन इमोजी लगा देता है। कॉन्ट्रैक्ट शायद स्याही की जगह रेड फ्लैग से लिखा हुआ था, लेकिन मुझे सिर्फ वो नंबर दिख रहा था जो मेरी आंखों के सामने किसी हिप्नोटिक टिकटॉक फिल्टर की तरह तैर रहा था। तो वहां मैं थी 17 साल की, साइन कर रही थी भगवान जाने क्या, क्योंकि शायद मैंने अभी तक ये सबक नहीं सीखा था कि लालच को अपनी अंतर्ज्ञान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आज सोचती हूँ तो लगता है, लड़की क्या सोच रही थी तू? लेकिन यही तो बात है युवा होने और पैसों से अंधे होने की, तुम सोचते ही नहीं हो। शूट शुरू हुआ बिल्कुल मेरी नई नॉर्मल लाइफ की तरह। जानते हो ना, नॉर्मल का वो विकृत वर्जन जहाँ अपने शोषक के सामने आधे कपड़ों में होना बस एक मंगलवार जैसा लगता है। लेकिन फिर पूरा माहौल बदल गया जब कंपनी का मालिक अंदर आया। अचानक बिकिनी में होना अलग महसूस होने लगा, जैसे वल्नरेबिलिटी लेवल 1000। एक शिकारी से तो मैं डील करना सीख गई थी और ये कहना भी कितना मेस्ड अप है, लेकिन ये नया शख्स। मेरी एंजाइटी 0 से 100 पर पहुंच गई एकदम से। जिस तरह से दोनों मर्द मुझे देख रहे थे, मेरी रूह कांप रही थी। उनकी आपस में एक्सचेंज होती नजरों में कुछ ऐसा था जिसने मेरी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ओवरड्राइव में डाल दिया। बिल्कुल बुरी वाइब्स आ रही थी, जैसे जब आप हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और बस जानते हैं कि कुछ भयानक होने वाला है। स्टूडियो की हवा एक अजीब एनर्जी से भारी हो गई और मेरा दिल चीख चीख कर खतरा का अलार्म बजा रहा था। पूर्वेश की जानी पहचानी क्रीपी वाइब अब इस नए अनजान खतरे से मिक्स हो गई थी, और मैं तुम्हें बता दूं, ये कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही था, अच्छे तरीके से नहीं। कंपनी का मालिक बिल्कुल भी बिजनेस के लिए आया हुआ नहीं लग रहा था, ज्यादा प्लेजर के लिए वाली वाइब्स दे रहा था, और मेरी ट्रॉमा से ट्रेंड इंस्टिंक्ट्स पागल हो रही थी। जब पूर्वेश इमरजेंसी वर्क का बहाना बनाकर चला गया और मुझे आरव के साथ अकेला छोड़ गया, तब सब कुछ एक भयानक पहेली की तरह फिट हो गया। ये इमरजेंसी उतनी ही रियल थी जितने मेरे इंस्टाग्राम फिल्टर्स। ये सब प्लान था। जानते हो, थ्रिलर में वो मोमेंट जब मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि वो सीधा ट्रैप में चलकर आया है। हाँ, वही मैं थी, लगभग कुछ नहीं पहने, देख रही थी कि कैसे मेरा रोज का बुरा सपना और भी बदतर चीज में बदल रहा है। जैसे ही पूर्वेश के पीछे दरवाजा बंद हुआ, आरव की आंखों में जो बदलाव आया, जैसे लाइव देख रही थी कि कैसे किसी का नकाब उतरता है। 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अचानक समझ में आ गया। ये सिर्फ मॉडलिंग फी नहीं थी, ये एक कीमत थी। पूर्वेश ने सिर्फ मेरी फोटोज नहीं, उसने मुझे बेचा था। मेरा दिल उतनी तेजी से डूबा जितनी तेजी से मेरे फॉलोअर्स घट जाते अगर मैं कभी इस इंडस्ट्री की सच्चाई बता देती। मैं वहां फंसी हुई थी उस स्टूडियो में, ये एहसास करते हुए कि ये मौका असल में सीधा किसी क्राइम डॉक्यूमेंट्री से निकला हुआ था। एयर कंडीशनिंग फुल ब्लास्ट पर था, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी इतनी सर्दी महसूस नहीं की थी। जैसे ही आरव बोलना शुरू हुआ, मैंने अपनी पूरी दुनिया बिखरती हुई महसूस की। उसके शब्द गोलियों की तरह लगे। उसे सब पता था,
हर जबरदस्ती, हर मजबूर पल, मेरा हर आंसू। पता चला कि पूर्वेश सिर्फ मेरा शोषक नहीं था, वो अपने अमीर दोस्तों के सामने इसकी शेख ही बघारता था, जैसे ये कोई बीमार उपलब्धि हो। जिस तरह से आरव ने सब बताया, मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके लिए सिर्फ एक मॉडल नहीं थी, मैं एक सामान थी। पूर्वेश के साथ वो सारे प्राइवेट सेशन, वो तो बस उसके बड़े प्लान की शुरुआत थी। वो 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मॉडलिंग के लिए नहीं था, वो तो बस मुझे उसके एलीट सर्कल में पास करने की कीमत थी। स्टूडियो अचानक मुझ पर सिमटता हुआ महसूस हुआ। आरव का हर शब्द दीवारों को और तंग करता जा रहा था। जब उसने कहा कि कैसे पूर्वेश ने उसे वही मजा प्रॉमिस किया था, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। बिल्कुल उन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज की तरह, जहां आपको पता चलता है कि पहला राक्षस सबसे बुरा भी नहीं है। मेरा पेट उलट पलट हो रहा था, जबकि मेरा दिमाग चीख रहा था, ये नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। जैसे ही मैंने ना में सिर हिलाया, आरव ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, डबल पैसे। बस ऐसे ही 50 लाख हमारे बीच हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई जहरीला नियॉन साइन। मैं वहां अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी, और ये क्रीप मेरी इज्जत पर कीमत लगा रहा था। पता है क्या मेस्ड अप है? एक पल के लिए मेरा दिमाग वाकई हिसाब लगाने लगा। ट्रॉमा और मैनिपुलेशन यही करते हैं तुम्हारे साथ। वो तुम्हें ऐसी चीजें सोचने पर मजबूर कर देते हैं जो सीधे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 17 साल में 50 लाख, ये लाइफ चेंजिंग पैसे हैं, लेकिन ट्रॉमा भी तो लाइफ चेंजिंग होता है। जिस आसानी से उसने वो रकम फेंकी, जैसे एक्स्ट्रा फ्राइज ऑर्डर कर रहा हो, दिखा दिया कि वो मुझे क्या समझता था, बस एक और सामान जिसे खरीदा जा सकता है। बिल्कुल हर किसी की एक कीमत होती है वाली फीलिंग आ रही थी, और वो मेरी कीमत ढूंढने पर तुला हुआ था। मेरा दिल चीख रहा था, भाग जाओ, दिमाग फुसफुसा रहा था, लेकिन पैसों के बारे में सोचो, और मेरा ट्रॉमा वहाँ बैठा कह रहा था, यही तो तुम डिजर्व करती हो। उस बिकिनी में खड़ी मैंने खुद को कभी से ज्यादा एक्सपोज्ड महसूस किया, ये समझते हुए कि ये लोग मुझे एक प्राइस टैग वाले प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ नहीं समझते। और वो बोली बढ़ाते जा रहे थे, ये सोचकर कि सब कुछ बिकाऊ है। जो हुआ वो किसी भी बुरे सपने से परे था। आरव ऐसा राक्षस निकला जिसके सामने पूर्वेश भी मासूम लगता था। उसने जो किया वो सिर्फ मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं था, वो प्रकृति के खिलाफ था। हर बार जब मैं रोकने की गुहार लगाती, वो और आक्रामक हो जाता, जैसे मेरी पीड़ा उसके बीमार आनंद का ईंधन थी। विरोध उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था, वो अपने पैसों की वसूली करने पर तुला था, चाहे इससे मैं कितनी ही टूट जाऊं। स्टूडियो जो कला बनाने की जगह होनी चाहिए थी, एक यातना कक्ष बन गया। दर्द एक अलग ही लेवल का था, शारीरिक और मानसिक दोनों। जब मेरा शरीर पीड़ा से कराह रहा था, मेरा दिमाग दोहराता रहा, मैंने इसके लिए हाँ नहीं कहा था। लेकिन उसके लिए सहमति सिर्फ एक शब्द था जो उस चीज पर लागू नहीं होता जिसके लिए उसने पैसे दिए हैं। मेरे आंसू, मेरी विनतियां, मेरी पीड़ा, ये सब उसके वहशी हमले के लिए सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज थे। फिर एक बार मैं खुद को उस शॉवर के नीचे पाया, लेकिन इस बार दर्द एक नए स्तर का था, जैसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरा पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे अंदर से बाहर तक टूट रहा हो। शॉवर की भाप न तो मेरे चेहरे पर बहते आंसुओं को छिपा सकती थी, न ही मेरी सिसकियों को दबा सकती थी। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, ये वो पीड़ा थी जो आत्मा तक पहुंचती है और आपको हमेशा के लिए बदल देती है। जानते हो कैसे कहते हैं कि कुछ अनुभव आपको खोखला कर देते हैं? ये उससे भी बदतर था। मैं टूटी हुई महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने मेरे हर हिस्से पर हथौड़ा मारा हो, अंदर और बाहर दोनों जगह। खड़े होना लगभग नामुमकिन था, लेकिन बैठना भी कोई विकल्प नहीं था। मेरी 17 साल की मैं सोचती रही, कोई भी रकम इसके लायक नहीं है, लेकिन इस एहसास के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो बाथरूम मेरा कन्फेशनल बॉक्स बन गया, जहां मैं इस सच्चाई से छिप नहीं सकती थी कि मैंने खुद को क्या बनने दिया था, सिर्फ बैंक अकाउंट में कुछ नंबरों के लिए। 18 की उम्र में मेरी तस्वीरें हर जगह थीं, मैगजीन कवर्स, बिलबोर्ड्स, सोशल मीडिया फीड्स। बाहरी दुनिया के लिए मैं सपना जी रही थी। मेरा इंस्टाग्राम छा रहा था और लोग मुझे गोल्स कह रहे थे। उन्हें क्या पता था कि हर चमकते मैगजीन कवर के पीछे एक अंधेरी कहानी छिपी थी। हर सफल कैंपेन के साथ एक प्राइवेट हॉरर शो जुड़ा था। सफलता की हर सीढ़ी सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि मेरी रूह के टुकड़ों से खरीदी गई थी। मॉडलिंग इंडस्ट्री के एलीट ने मुझे अपना प्राइवेट खिलौना बना दिया था, मुझे वीआईपी पार्टी के गिफ्ट की तरह पास करते थे। पूर्वेश बेसिकली डिजाइनर कपड़ों में मेरा दलाल बन गया था। इंडस्ट्री के बड़े लोगों के साथ प्राइवेट मीटिंग्स सेट करता जो मेरे करियर में मदद कर सकते थे। हर नया मौका कीलों वाली तारों जैसी शर्तों के साथ आता था जो मेरी त्वचा में धंस जाती थी। मेरा बैंक अकाउंट भरा था, लेकिन मेरी आत्मा दिवालिया थी। जिस उम्र में ज्यादातर लड़कियां अपनी एडल्टहुड का पहला साल सेलिब्रेट कर रही थीं, मैं पहले ही एक जिंदगी भर का ट्रॉमा ढो रही थी। और सबसे बुरी बात, हर बार जब मैं अपनी सफलता को देखती, मुझे सिर्फ उसकी कीमत दिखाई देती थी, और वो रुपयों में नहीं, उन जख्मों में मापी जाती थी जो किसी को दिखाई नहीं देते थे। अब 20 साल की उम्र में मैं वो लड़की हूँ जिसने कर दिखाया, लेकिन यकीन मानो सफलता का स्वाद इतना कड़वा नहीं होना चाहिए। हर बार जब मैं किसी 16 साल की लड़की को आंखों में सितारे और दिल में सपने लिए मॉडलिंग एजेंसी में जाते देखती हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। मैं उन्हें पकड़कर हिलाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जो चमकता है
वो सब सोना नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ शिकारी के जाल में फंसा हुआ चमकीला चारा होता है। ये युवा लड़कियां मेरे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स और मैगजीन कवर्स देखती हैं, सोचती हैं कि ये कोई परिकथा है, लेकिन असल में वो एक फिल्टर लगी हुई हॉरर स्टोरी को घूर रही है। वे मुझे डीएम करती हैं इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स और सक्सेस के सीक्रेट्स पूछने के लिए, लेकिन असली राज उन्हें बुरे सपने दे देंगे। सभी टीनेज लड़कियों के लिए जो ये पढ़ रही हैं, वो फेम का शॉर्टकट जो वे तुम्हें ऑफर कर रहे हैं, वो असल में नर्क का हाईवे है, बस लाइटिंग बहुत अच्छी है। वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी जो वे तुम्हारे सामने लटका रहे हैं, ध्यान से देखो, वो असल में एक डिजाइनर लेबल वाला पिंजरा है। तुम्हारे सपने वैलिड हैं, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी और डिग्निटी अनमोल है। कोई भी लाइक्स, फॉलोवर्स या मैगजीन कवर उस चीज के लायक नहीं है जो मैंने झेली। फेम टेम्पररी है, लेकिन ट्रॉमा वो किसी भी ट्रेंडिंग हैशटैग से ज्यादा लंबे समय तक साथ रहता है। तो इस दुनिया में कदम रखने से पहले ये सोचकर कि यहाँ सिर्फ ग्लैमर और ग्लिटर है, मेरी कहानी याद रखना। कभी कभी सबसे बड़ी कीमत कॉन्ट्रैक्ट में लिखी नहीं होती, वो वही होती है जो तुम्हारी रूह किस्तों में चुकाती है। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन शायद किसी और की कहानी की शुरुआत बचाई जा सकती है। अगर आप भी एक युवा मॉडल हैं या मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो याद रखिए, ग्लैमर की चमक में अपनी पहचान मत खोइए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पैसा, कोई भी फेम आपकी सेफ्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं है। इस वीडियो को हर उस युवा लड़की तक पहुंचाइए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, साथ ही कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि फेम की दौड़ में हम कहीं अपनी सेफ्टी को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। मैं और ये थी एक मॉडल की अनकही कहानी। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।